नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची, और टोटल भाषा 22 भाषा है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2005 में। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1945 ईस्वी में। अगर आपको डेट सहित पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा? 24 अक्टूबर 1945 लगाइएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1974 ईस्वी में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ने। इनमें सभी ने, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, सभी ने बनाई। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में। 2005 में, वर्ष 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
बीस सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी से संबंधित है 20 सूत्री कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना आयोग बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 243। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? 243। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक अवलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, बिहार में
संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अलगाववाद। अलगाववाद। अगला प्रश्न है संघीयवादी व्यवस्था का सर्वोच्चतम उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है दशक सार्क की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका 11 नवंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आरफात। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्ना। अगला प्रश्न है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह मुस्लिम था। और अगर पूछ दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
पीवी सिंह, पीवी सिंह। प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वीपी सिंह, वीपी सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न को पढ़ रहे हैं। लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो अगर आप बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि लोहे का संकेत क्या होता है तो लोहे का संकेत होता है Fe, लोहे का संकेत होता है Fe। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सोडियम Na। अगला प्रश्न है आपका, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, H2। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त के प्रथम वर्ग में कौन से धातु पाए जाते हैं? क्षारीय धातु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जिंक, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है, ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है तो द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन ओ धातु क्या है? द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सोडियम जो है ना मुलायम होता है इसलिए उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, P4। अगला प्रश्न आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रेफाइड। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइड कार्बन का एक अपरूप है जो क्या है? तो वह है मुलायम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो 22 कैरेट का होता है। आभूषण क्या बनता है? 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है और वह मुलायम होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आभूषण जब भी बनता है तो वह 22 कैरेट का ही बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोडियम को केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है, सोडियम को। अगला प्रश्न है निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो 5.6 से कम, 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न कर रहा है जब चींटी किसी को जब काट लेता है तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए मेथोनिक अम्ल छोड़ देता है। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टमाटर में। अगला प्रश्न आपका कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी और मक्खी एक है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 से 8, 6.6 से 8, 6.0 से 6.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अम्लीय होता है 7 से कम, क्षारीय होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7। अगला प्रश्न है आपका किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी जस्ट बोले हैं 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 होती है। सल्फर परमाणु की 72 कक्ष यानी कि बाहर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जीई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीई
उपधातु है। प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 3n²। 3n²। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7 होती है, 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होती है। प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में तो तत्व का गुण धर्म जो होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार्य धातु। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार्य धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल महत्तम सेल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एम सेल। अगला प्रश्न है, 1 pm यानी पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 16। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है, हीलियम। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 40 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो कल फिर मिलते हैं।